नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जिरे में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, रिफॉर्म्स, सुधार समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन ऐसे सुधार किस काम के जिससे पब्लिक को नुकसान हो, यानी चीज़ें पेचीदा आसान बनने के बजाय पेचीदा बनती जाए। और ऐसा ही कुछ जुडिशरी में भी हो रहा है। अगर हम रिसेंटली बात करें, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जिसको डीआरटी बोलते हैं, उसको चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। यानी जो जम्मू कश्मीर का, यूटी जम्मू कश्मीर का, इवन लद्दाख का भी हो, जो भी इशू होगा उसको बैंक से नोटिस भी आता है तो उसको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, अपने वकील को लेकर के चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। इससे पहले हमने कैट का जिक्र किया। कैट का संघर्ष करने के बाद यहाँ बेंच तो बना, लेकिन जिस जगह पे बेंच स्थापित किया गया है, मुझे नहीं लगता वहाँ एक बाइक भी पार्किंग करने के लिए जगह, और भी बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं। तीसरी बात करेंगे कि पहले शुरुआती दौर में जैसे रजिस्ट्री को वापस ले लिया गया। रजिस्ट्री पहले कोर्ट में हुआ करती थी और काफ़ी सारे वकीलों का इसमें काम भी होता था, काम भी मिलता था उनको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी रेवेन्यू को दे दिया गया। फिर हाई कोर्ट शिफ्ट करने की बात हुई। यानी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि रिफॉर्म्स सहूलियत के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिफॉर्म जो है पेचीदा किए जा रहे हैं। यानी किसी भी काम को पेचीदा बनाने के लिए ऐसे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। चर्चा करेंगे। सुरजीत सिंह अंडोत्रा हमारे साथ, एडवोकेट सुरजीत सिंह अंडोत्रा हमारे साथ मौजूद है। सुरजीत जी, स्वागत है आपका। आप चैम्बर, आप क्षमा कीजिए, बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और साथ साथ आकाश गुप्ता जी ये मेंबर हैं चैम्बर के। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के केस ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। आप इसे शुरुआत करेंगे। आकाश जी, आप हमें ये बताइए कि कितनी दिक्कतें, वकला का छोड़िए, एक आम आदमी की जिसने लोन लिया है कोविड-19 के कारण, वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया है, ईएमआई नहीं भर पाया है, उसके लिए कितनी दिक्कत है? सर, 8 अक्टूबर 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है जी, जिसमें जे.एंड.के यूटी और लद्दाख यूटी के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में पावर्स वेस्ट कर दी जाती है। ओके। और जितने पेंडिंग मैटर्स यूटी ऑफ जे.एंड.के और लद्दाख में हैं, वो भी सभी चंडीगढ़ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जी, नए का तो है ही है, जो पुराने पेंडिंग मैटर्स हैं वो भी अब आज से बाद चंडीगढ़ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएंगे। जी, आप एक आम आदमी का सोचिए, किसी के पास अगर कोई केस करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको जम्मू नहीं, अब यहाँ से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, वहाँ पे वकील करना पड़ेगा, या जम्मू से एक वकील लेके जाएगा जिसका आना जाना, वहाँ पे रहना, खाना पीना, सब खर्च उसको सहना पड़ेगा। आप लद्दाख का सोचिए, कोई द्रास से, कारगिल से, लेह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आगे लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, लोकल लेवल पे एजुकेशन होती थी, अब उसको वहाँ से चंडीगढ़ उठ के जाना है और चंडीगढ़ में जाके उसको आगे अपना काम करना है। लेकिन आपसे आकाश जी ये जानना चाहेंगे कि इसका वॉल्यूम, केसेस का वॉल्यूम कितना रहता है, कितने केसेस रहते हैं? क्या वाकई बड़ा सारा फ्लो रहता है और बड़ी दिक्कतें लोगों को आने वाली हैं? सर, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन है वो 2 किस्म की है जी। एक आ जाएगी रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट के अंदर, जिसमें सिर्फ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही वहां पे जा सकते हैं। जी, जी। वो 20 लाख या उससे ज़्यादा के जो मुकदमे होंगे पेंडिंग या जो नए आने वाले हैं, वो चंडीगढ़ जाएंगे जी। और जिनके खिलाफ किए जाएंगे उन साहिबान को भी चंडीगढ़ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ही जाके उसका निपटारा करना पड़ेगा। जी। दूसरा इसका एक आ जाता है सिक्योरिटाइजेशन एंड सरफेसी ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में सरफेसी एक्ट कहते हैं। जी, सरफेसी एक्ट। उसके अंदर भी जितने केसेस हैं, पुराने भी और जो नए भी होंगे, वो सब अब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में चले गए। जी। अब जितना भी उनका निपटारा है वो वहीं पे ही होगा। जी। अंडोत्रा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वाकई में जब ये लोग ऐसे फैसले लेते हैं, ये ज़मीनी हकीकत नहीं जानते हैं या डेलिबरेटली ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं? सर, मेरे ख्याल से जब से ये 370 की हटाई हुई है, 370 हटी है, जी, अच्छा फैसला था। बार एसोसिएशन ने उसका स्वागत भी जी, जी। वक्तन हमारे रेजोल्यूशन हुए इस बारे में लेके कि 35 और 370 को हटना चाहिए, जी, और हटा भी। लेकिन उसके बाद जो चेंजेस हुई, जी, जो भी चेंजेस होती हैं, वो जब एक बड़ा चीज़ होती है तो चेंजेस होती है और Definitely लाजमी होती है। है। जी, जरूरी। लेकिन उन चेंजेस, लाजमी चेंजेस में ऐसी चेंज कोई नहीं होनी चाहिए जो आम जनता को, आम लोगों को परेशानी जिससे हो। जी। मैं आपको, ये तीसरा चौथा फैसला है, जी,
मैं एक एक करके सभी फैसले पे आऊंगा जी। पहला फैसला रजिस्ट्रेशन शिफ्टिंग का था, जुडिशियल ऑफिसर से लेके उसको रेवेन्यू को दे दी गई। ठीक है, आपने एक फैसला लिया, लेकिन उस फैसले को लेने से पहले आपने क्या जमीनी हालात देखे? जी। जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं उनसे ऑलरेडी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो सभी जानते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है, और एक इन फैसलों से जो रजिस्ट्रेशन एक दिन में कोर्ट में होती थी उसको कई दिन लग जाते हैं जी। और कई बार हो नहीं पाती। सुरजीत जी, आसान भाषा में आप बताइए कि ये शिफ्टिंग से, इसकी बात कर रहा हूं मैं रजिस्ट्री की, कितना नुकसान एक आम व्यक्ति को हुआ है? 3 गुना रजिस्ट्रेशन महंगी हो गई है। ठीक। अगर एक रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 कोई खर्च करता था पहले, अब वही जो है वो बढ़ के 30,000 पहुंच गई है। एक बात। दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे, जब कोर्ट में ये रजिस्ट्रेशन रहती थी तो जैसे लीज डीड के चार्जेस थे वो 4 रुपये थे, या किसी ने मॉर्टगेज करानी होती थी 4 रुपये की मॉर्टगेज कराता था। अब वही उसको 3,000 रुपये, 2,500 रुपये उसको देने पड़ते हैं जी। तो ये एक आम आदमी, जो एक गरीब आदमी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है कि मुझे लोन चाहिए, अब उसी के लिए लोन के लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो देने पड़ रहे हैं। तो उसको दोहरी मार जो पड़ रही है जी। अब मैं आता हूं दूसरे फैसले पे, जो है कैट का फैसला। कैट का फैसला जो है, सर्विस मैटर, एक सर्विस बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, रहता है इनके, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में थी, तो वो थी सर्विस की जी। जिसका फ्लो जो था वो हाई कोर्ट में रहता था, और जिसको कोई इंसाफ नहीं मिल पाता था तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता था कि मुझे इंसाफ दे। 10 बेंच या 12 बेंच, 17 की स्ट्रेंथ है हमारी हाई कोर्ट की, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है। अभी हमारे पास 11 जजेस हैं, तो वो 11 जजेस जो थे वो सर्विस मैटर को डील करते थे। अब एक बेंच जो पहले चंडीगढ़ भेज दिया गया, मैं वही कह रहा हूं, पहले ये फैसला, हमेशा फैसला लेते हैं चंडीगढ़ भेजते हैं चीजें, फिर वापस लाके जम्मू में एक ऐसी जगह जहां पे वो स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं, वो ऑनलाइन चल रहा है, वहां 2 वकील एक उस कमरे में खड़े नहीं हो सकते जी। और कोर्टों की निपटारे की, मैं जो केसों की निपटारों की बात करूं तो 200 केस लगता है, और आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं विनोद जी, मुझे नहीं लगता कोई 10 केसेस का डिस्पोजल या 2 केसेस का डिस्पोजल हो पाता है पर डे, और डेट पड़ती है 8 महीने की जी। तो ये अन्याय है लोगों के साथ। स्पीडी जस्टिस का मतलब कहां रह गया? अब तीसरी बात पे मैं आता हूं। आपको नहीं लगता है कि जस्टिस महंगा भी होता जा रहा है? चंडीगढ़ जाएगा तो जस्टिस महंगा ही होगा जी। आम इंसान, क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि एक आम इंसान यहां से उठ के चंडीगढ़ जाके अपने मुकदमे की पैरवी हर तरीक को कर पाएगा? उसके लिए मुश्किल है जी। उसके लिए नामुमकिन है, और वो वैसे ही केस हार जाएगा जी। आप डीआरटी के बारे में बताएं। अब मैं डीआरटी पे आता हूं। राइट। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाएगा जी, उस फाइनेंशियल आम लोन कौन लेगा? सबसे पहले बात है कि कौन जाएगा बैंक के पास लोन लेने के लिए? एक गरीब इंसान, एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन, एक ट्रेडर्स, जो भी हैं यही लोग जाएंगे, कहेंगे कि हमें लोन की चाहिए, और कोविड के कारण या किसी भी कारणवश वो नहीं टाइम से चुका पाता, या कोई ऐसा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बैंक उनको गलत लगा सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब जो डीआरटी जो इन्होंने शिफ्ट कर दी वहां पे, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अब उसको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा उस केस को करने के लिए या उस केस की तारीख भुगतने के लिए। पहले मैं विनोद जी आपसे एक बात शेयर कर दूं, जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है 10 तारीख की जी, उसमें देखिए कौन कौन से सीरियल नंबर पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। अमृतसर, बरनाला, बठिंडी, फरीदकोट, फतेहगढ़, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के। 10 पंजाब के, 10 पंजाब के ये केस हाँ जम्मू कश्मीर के गए हैं। उसमें हिमाचल भी है, उसमें पूरी स्टेट है हिमाचल की, राइट, और यूनियन टेरिटरी के पूरे डिस्ट्रिक्ट, मतलब टोटल मिला के 44 डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू कश्मीर का आगे, 10 आगे वो 54, और पूरी स्टेट पंजाब 13 डिस्ट्रिक्ट, 14 डिस्ट्रिक्ट वो 60 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एक बेंच के पास। जब एक बेंच के पास 17 डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, 64 डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, तो वो उन केसों को के साथ न्याय कर पाएंगे? जी जी जी, वो उन केसों के साथ न्याय नहीं होगा, और अल्टीमेटली जो सफरर होगा वो आम जनता होगी, और केस इतना लंबा खींचेगा कि उनका कभी भी जिंदगी भर निपटारा नहीं हो पाएगा। जी, यानी चीज़ों को आसान बनाने के बजाय ये पेचीदा होती जा रही हैं, और इसका खामियाजा सिर्फ वकला बिरादरी को ही नहीं हो रहा है, एक आम लोगों को भी हो रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आकाश जी, आप हमें ये बताइए कि
किस तरीके के केसेस आते हैं? क्या एक सामान्य नोटिस आने पर भी एक आम आदमी को चंडीगढ़ के बेंच का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? अगर सर सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के अंदर, जिसे हम सरफेसी एक्ट भी कहते हैं, उसका नोटिस आएगा तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन केवल और केवल चंडीगढ़ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे जी, और किसी के पास नहीं जी। हाँ, अगर रिकवरी सूट होता है 20 लाख से ऊपर का, अगर बैंक करता है, वो भी केवल और केवल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में होगा जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 226 और 227 के अंदर सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन इंटैक्ट रखी है, लेकिन जहां पे स्टैट्यूटरी रेमेडी, अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल होती है, तो अमूमन ये देखा गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते जी। मैं दर्शकों को आपको रोकूंगा, दर्शकों को बता दूं कि आर.एस. पठानिया हमारे से जुड़ चुके हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, एडवोकेट है, पेशे से वकीला है। आपका स्वागत है पठानिया साहब। वेल, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, सरकार आपकी है, दिल्ली में भी हो, जे.एंड.के. यूटी में भी हो, रिफॉर्म्स तो ज़रूरी होते हैं, लेकिन ऐसे रिफॉर्म्स मुझे लगता है कि जो पब्लिक को और आसान की बजाय पेचीदा सिस्टम दे, आपको नहीं लगता कि गलत होता है? जैसे DRT की हम बात कर रहे हैं, कैट की बात कर रहे हैं, कैट का बेंच तो बना जम्मू पर, लेकिन आप देखिए जहाँ पर बेंच स्थापित किया गया है वहाँ मुझे नहीं लगता है वहाँ पे पार्किंग की भी स्पेस है, ज़्यादा लोग वहाँ पर जा सकते हैं। और उसके साथ साथ केसेस का भी बैकलॉग है जी जी जी। दो मेंबर्स उस आई यूज द वर्ड बार्गेनिंग बैकलॉग, इतना बड़ा बैकलॉग है कि उसको जिसके साथ जस्टिस करने के लिए, उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए उनकी जो कैपेसिटी बोले या उनका एक सक्षमता बोले वो प्रॉपर नहीं है जी। आपने ठीक कहा विनोद जी। मेरे सबसे पहले तो लकीली भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ, लेकिन साथ साथ पेशे से वकील भी हूँ और बार एसोसिएशन का सदस्य भी हूँ जी। सो आई डोंट वांट टू जॉइन इशू विद माय लर्नड फ्रेंड्स इसमें जी। दोनों ही विषयों पे, चाहे कैट की बात हो, चाहे DRT और DRT के बाद डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल की भी बात हो जी। चूँकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मुझे इन मित्रों ने बताई है कि 38 शायद पूरे कंट्री में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं और 5 इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं जी। और नेचुरली जो नई व्यवस्था 5 अगस्त 2019 के बाद आई बनी है जी, तो कहीं ना कहीं फिट बैठने में कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंसेस रहती हैं और हम वी नेवर सिंसियरली विश एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। मैं आपके बात को फिर काटूंगा कि कुछ ऑफिसर साहिबान की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है, नो डाउट इट्स MHE एडमिनिस्ट्रेड। मैं बार बार इस पॉइंट पे एजिटेट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल चुनाव होगा, वी कैन एक्यूज तो ऑन कर लेते हो, लेकिन वी एक्सेप्टेड। देखिए, मैं आई एक्सेप्टेड ऑन ए पॉजिटिव नोट। इसमें कोई इशू ज्वाइन करने वाली बात नहीं कि वाकई लोगों को भी मुश्किल है और बैंक्स को भी उसमें प्रोसीड करने के लिए और वकला साहिबान को भी राइट टू स्पीडी एंड अफोर्डेबल जस्टिस, दिस इज इटसेल्फ फंडामेंटल राइट जी। और आपको अपना जस्टिस चंडीगढ़ जाके या वहाँ जाके मिले तो ये बात गलत है। हम कोशिश करेंगे इसमें, चूँकि 10 सितंबर में कहीं ना कहीं किसी टेक्निकलिटी को देखते हुए, जैसे यूटी बन गया तो यूटी में एक प्री रिक्वेस्ट था कि केसेस सारे जितने भी सर्विस जो मैटर्स हैं वो सारे कैट ने ही डील करने हैं, तो उसमें कोशिश की गई ज़्यादा बेंच, लेकिन अब ज़्यादा बेंच उसमें बैठे जी, ज़्यादा बेंच आए और जितना भी बैकलॉग है, नॉर्मली हाई कोर्ट में जो बैकलॉग है वो सर्विस केसेस का ही है राइट। 10-10, 12-12, 15-15 साल से ये केस पेंडिंग है, ये सारे बैकलॉग क्लियर किए जाए और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे जम्मू कश्मीर में इसकी व्यवस्था बनाई जाए। मैं तो कहता हूँ कि अपीलेट ट्रिब्यूनल भी जम्मू कश्मीर नहीं तो जम्मू कश्मीर के आसपास कहीं पठानकोट, अमृतसर, इससे आगे पीछे नहीं, वो भी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, क्या ज़मीनी हकीकत को ध्यान में नहीं रखा जाता है? देखिए, ऐसा है डायरेक्टली, अब जैसे आपने कहा ना, सरकार जो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक ऑफिशियल सिस्टम की यहाँ पे थी एंड आई डू एक्सेप्ट कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे इसको रन कर रहा है, माननीय LG महोदय के नोटिस में या MHA के नोटिस में ये ग्रेव एरर लाना चाहिए था जिससे इतना बड़ा एक अपरोर यहाँ पे क्रिएट हो गया और कहीं ना कहीं एक वर्शन एक क्रिएट करने की कोशिश की गई, यहाँ के इंप्रेशन बनाने की कोशिश की गई कि शायद कोई जम्मू कश्मीर विरोधी या जन विरोधी को ऐसे कानून को, ऐसे अधिनियम को, ऐसी विविधताएं या ऐसे एक अरेंजमेंट यहाँ पर लाए गए जिससे
लोगों को परेशानी हो रही है, वी नेवर मीन फॉर इट। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी स्टैंड विद द लॉयर कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड वी स्टैंड फॉर स्पीडी एंड अफोर्डेबल, जिसे कहते हैं जस्टिस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने एक और संकेत दिया कि आप भी इस अफसरशाही वाली सरकार से खुश नहीं हैं, और ये भी पता है कि आपको गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस राज्यसभा में भी लोकसभा में भी कहा था कि आपको स्टेटहुड भी वापस मिलना है। स्टेटहुड वापस मिलना है तो पहले सारा चीज़ चंडीगढ़ जाएगी, फिर दोबारा वापस लाया जाएगी। आप ये मानते हैं कि अफसरशाही कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट कर रही है और वो फासला वेज क्रिएट कर रही है आम पब्लिक और सरकार के बीच में? देखिए, मैं डायरेक्टली मैंने जो कहा मैं उसी पर स्टैंड करूंगा कि दिस वाज प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दे शुड हैव आउन्ड इट, एंड आई डोंट वांट टू ऑन ऑल देयर फेलिसीज के, ऑल देयर नेगेटिविटीज जो वहाँ पे, इसके अलावा भी कुछ अगर वहाँ पे किया गया है। जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल एक साइड करूँगा, मेरे वकला साहिबान यहाँ बैठे हैं, तो इस डिबेट से हट के हो जाएगा। एक नया सिस्टम जम्मू कश्मीर में लाया गया है कि ई टेंडरिंग। अब 1 रुपये का भी काम होगा तो उसका ई टेंडरिंग होगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि पंचायती राज अधिनियम में 3 लाख से कम का जो काम है उसे आप ओपन नहीं कर सकते जी। अब वो एक्जिन हाई कोर्ट के आदेश को मानेगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट के सर्कुलर के आदेश को माने ना, इसका मतलब है कि 3 लाख से नीचे वाला जो भी काम है जम्मू कश्मीर में होगा ही नहीं। तो एटलीस्ट दे शुड हैव ब्रॉट एन अमेंडमेंट उसमें, अपने फाइनेंस कंट्रोल उसमें जो फाइनेंस का जो सर्कुलर जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं उस पर इनको एक अमेंडमेंट ला के उसको एक फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था। तो मैं क्यों आउन करूंगा उसको कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगर 3 लाख रुपए तो किसी ऑफिसर साहिबान की गलती है या फाइनेंस डिपार्टमेंट की गलती है, या फिर लोकल से ग्रास रूट्स लेवल के जो लोग हैं वो इससे प्रोजेक्ट करें, प्रोपेगेट करें और इसका एक इफेक्टिव जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन करें। तो मैं उस पर तो नहीं आऊँगा कि वो, मैं विल नॉट पास एक वैल्यू जजमेंट कमेंट नहीं करूँगा ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है, अफसरशाही कैसे कर रही है, लेकिन ये दिस इज अ ग्रेव एरर एंड आई रिपीट इट, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी स्टैंड विद द लॉयर्स फ्रेटर्निटी, और फिर वंस अगेन राइट टू स्पीडी और राइट टू अफोर्डेबल जस्टिस, ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है और ये सभी को मिलना है। आपको नहीं लगता है कि पेंडेंसी और बढ़ जाएगी? और हमने देखा है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए थे, क्योंकि उनको कहते हैं कि जुडिशरी में मैन पावर की कमी है और पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, और इस तरह के फैसले मुझे लगता है पेंडेंसी और बढ़ाएंगे। देखिए, जो ये सिस्टम है जुडिशल सिस्टम जी, इसका महत्वपूर्ण जो अंग है वो बार है, आम लिटिगेंट हैं और हमारे जज साहिबान हैं जी। हमने वक्तन देखा है कि पिछले कई सालों से हमारे रिक्त स्थान पड़े हुए हैं जजों के, जैसे हमारे हाई कोर्ट का आप लगा लें तो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 17 है, लेकिन हमारे पास सिर्फ जज साहिबान 11 हैं जी। काफ़ी देर से हमारी डिमांड रही कि हम 17 से इसको ले जाके 25 से ऊपर लेके जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने एक टाइम पे कहा भी था, ठाकर साहब ने, कि इसकी 25 बेंचेस होनी चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं, और अभी भी हमारे पास जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कम है। हमारी सरकार से गुजारिश है, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो या हायर जुडिशरी हो, जितने भी लोग हैं, जल्दी से जल्दी इनकी रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक होनी चाहिए और लोगों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए जी। अब हम प्रेजेंट मुद्दों पे मैं आना चाहूँगा। मुझे पता नहीं है कि ये ब्यूरोक्रेसी को कहाँ से फैसले ले रही है या उनको कौन गाइड कर रहा है। मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दूंगा कि ये कंज्यूमर का एक न्याय है जी। और बचपन से हम देखते आ रहे हैं, टीवी में एक ऐड आती थी, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक। आज ऐसी सोशल मीडिया की दुनिया है, सोशल नेटवर्किंग है, तो ग्राहक भी जाग गया, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में जाके जाएगा कहाँ? पिछले 2 सालों से वो जो फोरम्स हैं, कमीशंस हैं, वो बंद पड़ी हैं, और जो पेंडिंग केस है, पेंडिंग केसेस को एक बोरी में बांध के पता नहीं कहाँ रखा गया है जी। और जिन्होंने इंसाफ के लिए गुहार लगाई थी उनको ही पता नहीं है आज तक कि हमारे केसेस का क्या हुआ जी। उसके साथ साथ 2 साल से ये कमीशन बंद है, और 2 साल में अगर किसी को कठिनाई आई है तो वो लोग कहाँ जाएंगे, और वो जब जाएंगे तो क्या उनकी पिटीशंस इंटरटेन की जाएंगी? तो ये बड़ी सारी चीजें हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो फैसले लगातार हो रहे हैं, ये फैसले जो हैं धरातल को देख के नहीं किए जा रहे। हम बार एसोसिएशन एक स्टेक होल्डर है जुडिशियल सिस्टम में जी। आप बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लें,
आप आम जनता को, सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस ने, पहले आपने देखा होगा जितनी भी सरकारें हमेशा रही हैं, वो टाइम टू टाइम जो है वो एक कॉन्फिडेंस मेजर्स में एक मीटिंग्स हम लोगों की होती रहती थी और बातें बढ़ती थी और सरकार उसके हिसाब से फैसले लेती थी। वो फैसले कहते थे नीचे से ऊपर की तरफ आते थे जी। आज जो फैसले हो रहे हैं अनफॉर्चुनेट है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जिस तरह से ऊपर से नीचे आ रहे हैं और नीचे से उनको फिर वो जो रिप्लाई मिल रहा है। सुरजीत जी, मैं आपको रोकूंगा, किश्तवाड़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय शाह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या कहना है आप पे किश्तवाड़ के वकीलों का, उनकी क्या राय है इसको लेकर के? देखिए जैसे 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में कई चेंजेस आई हैं और जुडिशरी भी उससे अनछुई नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं जो पसमानदगी है इस इलाके की, उसको लेके लोगों में नाराजगियां हैं कि यहाँ की पसमानदगी को लेकर कुछ डिसीजन लेने चाहिए थे लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया है। और जो अभी डिसीजन सामने आया है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को लेके, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगियां हैं जी। जो हमारे साथ किश्तवाड़ के सीनियर एडवोकेट शाइख नासिर बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका है जो बार एसोसिएशन किश्तवाड़ सोचती है, जो क्योंकि ये डायरेक्ट इनका रास्ता इन लोगों के साथ रहता है जी। बिल्कुल। तो नासिर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो जैसे विनोद जी ने भी कहा कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को लेके जो एक कहीं ना कहीं नाराजगियां देखी जा रही हैं, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो हमारा जिला किश्तवाड़ है काफी पसमानदगी है, 3 सब डिवीजन हमारे ऐसे हैं जहां पर कोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के डिसीजन आना आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक किश्तवाड़ डोडा की बात है, एक अरसे से इन इलाकों के वकला जो हैं वो ये मांग कर रहे थे कि इन इलाकों के लिए एक हाई कोर्ट का बेंच कायम किया जाए, क्योंकि किश्तवाड़, मैं टाउन की बात नहीं करूंगा, किश्तवाड़ के जो दूर-दराज इलाके हैं जिसमें मड़वा, वाड़वन, पाडर या बोंजवा जैसे इलाके शामिल हैं, वहाँ के किसी भी शहरी को अगर हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता था, उसके लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल का जो है वो मामला रहता था। हम एक अरसे से मांग कर रहे थे कि हाई कोर्ट का एक बेंच इस रीजन में कायम किया जाए। हाई कोर्ट का बेंच तो दूर, अब जो पुराने मामला यहाँ पर रवा थे, इन कोर्टों में थे, अब उनके लिए जम्मू या श्रीनगर तो कोई बड़ी बात थी हमारे लिए पहले, अब हम चंडीगढ़ का रुख करेंगे। ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ वकला बरादरी के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिक के लिए जो आज की तारीख में इंसाफ की दस्तक के लिए घर से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, उसके लिए बहुत मुश्किल है। एक तरफ से देखें तो इस वक्त पूरे देश में जस्टिस डोर स्टेप का नारा लगा हुआ है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज का कायम किया गया है, दूर दराज इलाकों में लीगल एड क्लिनिक्स खोले गए हैं ताकि आम शहरी को इंसाफ मिलने में ज्यादा दिक्कत उसको उठानी नहीं पड़े। और ऐसे में इतना बड़ा फैसला कि आपको 20 लाख से ऊपर की रिकवरी, अगर बैंक आपकी रिकवरी के लिए जाता है तो आपको उसके लिए, उस मामले के लिए चंडीगढ़ जाना पड़े, तो मुझे लगता है कि ये जम्मू श्रीनगर सिटीज के लिए तो मुश्किल का सामना है ही, लेकिन हमारे जैसे इलाकों के लिए जहां लोग पहले पसमानदगी में रह रहे हैं, जो कनेक्टिविटी के हिसाब से भी इन इलाकों में बहुत ज्यादा दुश्वारियां, हमारे लिए तो ये नामुमकिन सी बात है कि हम वहां जाकर के इंसाफ की गुहार लगाएं। नासिर साहब, 2 सब डिवीजन हमारे पाडर और मड़वा खासकर बात करें तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुंचने में लोगों को एक दिन लगता है अगर मौसम साफ रहे। तो ऐसे में ये जो डिसीजंस आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो यहाँ की टोपोग्राफी है उसको बिना देखे ही कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं? देखिए, ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, मतलब ये अनफॉर्चुनेट बात ये है कि डिसीजन जो है वो एयर कंडीशन रूम में दिल्ली या बाकी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में बैठे हुए लोग ले रहे हैं। उन्हें उनके जहन में मड़वा, वाड़वन या पाडर जैसे हालात उनके जहन में नहीं है। मड़वा और पाडर के जो नागरिक हैं जो वहाँ रहते हैं, उन्हें अपने मामूली काम के लिए अगर जिला हेडक्वार्टर आना पड़ता है, उन्हें 2-3 दिन लगते हैं। जम्मू श्रीनगर उनके लिए बहुत दूर है। अब चंडीगढ़ की तो वो बात ही नहीं, उनके लिए चंडीगढ़ जाना और वहां से जाके इंसाफ लेकर के आना उनके लिए नामुमकिन है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को इंसाफ से दूर रखने की एक कोशिश की जा रही है। पहले कैट का मामला सामने आया, तमाम जो सर्विस मैटर्स थे वो कैट में ट्रांसफर किए गए, एक बड़ा एजिटेशन चला, जिसके बाद जम्मू में कैट का बेंच उन्होंने दिया। अब श्रीनगर में भी शायद बेंच खुलने वाला है। अब ये जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का मामला जो है, और उससे बड़े अफसोस की बात ये है कि हाल ही में जम्मू बार एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर के जो है वो एतराज जताया, ऑब्जेक्शन जताया और वहां पे कामकाज भी सस्पेंड रहा। उसी दिन शायद 8 अक्टूबर की बात है, जिस दिन जम्मू बार एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर के प्रोटेस्ट किया, उसी दिन चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने भी इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट किया। उनका ये कहना था कि चंडीगढ़ में जो डीआरटी है, जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, वहां पर परमानेंट जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं, बेंचेस नहीं, और जो वहां पे जो कोर्ट्स जिनको हम कहेंगे जो बनाए हुए हैं, वो छोटे मोटे चैम्बर से लगता नहीं जैसे पंचायत घर के जैसा सुरक्षा है। अगर आपका
चंडीगढ़ में ट्रिब्यूनल की ये खस्ता हालत है, ट्रिब्यूनल के पास वहाँ मैन पावर की कमी है, वहाँ आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं है, तो आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज को भी वहाँ जोड़ करके क्या देना चाहते हैं? तो मुझे लगता है सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और खास करके दूर दराज इलाके, चाहे किश्तवाड़, रामबन या डोडा जैसे इलाके हैं या पुंछ राजौरी के इलाके, उनके टोपोग्राफी को मद्देनजर रखते हुए, वहाँ के लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए या तो इस डिसीजन को रिवर्स किया जाना चाहिए या DRT जो है वो जम्मू और श्रीनगर में जो है इसका क्याम किया जाना चाहिए। शुक्रिया जी। विनोद जी, जैसे आपने भी सुना कि जो लोकल एडवोकेट्स हैं उनका भी यही मानना है कि जमीनी हकीकत को एसेस करने के बगैर ही निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसको लेके चाहे वकील हैं या जो आम जनता है उनमें नाराजगियां जरूर देखी जा रही हैं। ओवर टू यू विनोद जी। जी शान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे सीनियर सहयोगी किश्तवाड़ से अजय शान। पठानिया साहब, आकाश जी आपके पास आऊँगा, पहले मैं पठानिया साहब से जानना चाहूँगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कहा उन्होंने कि एसी रूम में ये फैसले लिए जाते हैं। पठानिया साहब, आप यानी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम का आईना है, और मुझे लगता है कि आप भी हेल्म ऑफ द अफेयर पे हैं, और साथ साथ में आप भी एक हिस्सा हैं जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम का। आपसे भी पूछना चाहिए था उनको। वाकई इन्होंने कहा कि दक्षिण मलबा कटे रहते हैं, वहाँ से लोग अपने हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आने में उनको टाइम लगता है, वो कहाँ, कब और कैसे चंडीगढ़ जाएंगे? मैंने पहले ही इसमें अपना स्टैंड बड़ा क्लियर और कैटेगोरिक आपको बताया है जी। और हमारी कोशिश रहेगी MHA के साथ बात करके जी, और MHA के साथ और भी किसी कंसर्न जो एजेंसी है उनके साथ बात करके कि जल्द से जल्द ये जो आई यूज़ दी वर्ड फॉक्स पास, तो इस फॉक्स पास से कम जम्मू कश्मीर को उबारा जाए। ये एक जो ऑकवर्ड सिचुएशन है और कहीं अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है चंद वेस्टेड जिसे कहते हैं लोगों से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वी वांट टू एंड दिस फॉक्स पास और फैसिलिटेट करना स्पीडी और ऐसा जस्टिस। और दूसरी भी आपकी बात एक जो इशारे में आप कह रहे हैं कि आगे भी ऐसे फैसलों पे रोक लगे जी, और जितने भी अगर कोई ऐसा फैसला, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल फैसला अगर ऐसा करना है यहाँ को कानूनी प्रक्रिया में यूटी के बाद, अगर जैसे यूटी के बाद तो कैट में हर यूटी के जो केसेस हैं वो कैट में ही चलते हैं जी, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में भी अगर कोई ऐसा नेसेसरी अमेंडमेंट है या कोई ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा तरमीम को ऐसा जिसे कहते हैं कोई चेंज या मेक ओवर अगर करना है तो उसे जम्मू कश्मीर के हालात में लोगों के लिए कैसे पब्लिक फ्रेंडली बना सकें, जम्मू कश्मीर के वकला साहिबान या जम्मू कश्मीर के दूर दराज के जो लोग हैं उनको इससे परेशानी ना हो, उनको कोई ऐसा जिसे कहते हैं कोई उनके लिए कोई एक टाइट कॉर्नर ना क्रिएट हो। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में इसे हम कंट्रोल करें। और मैं आपके ध्यान में ले आऊँ कि हमारे ही वकला साहिबान हैं हुनर गुप्ता जी, उन्होंने डिटेल्ड इसमें एक मेमोरेंडम बना के ऊपर भेजा भी है और हमारी कोशिश होगी कि अपनी ओर से फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से फॉर्मली एक बार दोबारा वी विल टेक अप द इशू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक पार्ट इस फॉक्स पास को दूर करना और दूसरा फॉक्स पास है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करना, हु आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल की जो बार बार ये जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, कि किसी भी फैसले में एक कंसल्टेशन या कॉन्फेबुलेशन, ये तो एक दिस इज़ दी बेडरॉक ऑफ ए पॉलिसी मेकिंग। कोई भी सरकार पब्लिक जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन, पब्लिक इमेंसिपेशन और उसके साथ साथ पब्लिक कंसल्टेशन के बिना कोई भी सरकार की प्रक्रिया, कोई भी सरकार का काम करने का तरीका, तो यहाँ कोई माइलॉर्ड्स तो जिसे कहते हैं को नए तैयार हो नहीं गए इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरीके दे विल बिहेव। वो कहते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में किसी क्रूर जिसे कहते हैं शासक को नाइट एरेंट, तो नाइट एरेंट्स तो ये बन नहीं गए, यहाँ पे इस तरीके के फैसले लेंगे। वी विल ट्राई कि इसे ये करेक्ट हो पाए, ये रेक्टिफाई हो पाए और आगे से भी इन चीज़ों पे रोक लग पाए। विल इंश्योर इट। आकाश जी, आपको नहीं लगता है कि आपने प्रोटेस्ट किया, अल्टीमेटम दिया और फिर आपने गुजारिश भी किया जिससे कि हमें मौका दिया जाए, और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? क्या बड़ा हल्के में लेते हैं, हर इश्यूज को हल्के में ले रही है सरकार? सर, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा जी। जो रिसेंटली कुछ ऑर्डर्स पास हुए हैं जी, ये कोई पहला ऐसा ऑर्डर नहीं है। विदाउट रियलाइजिंग एंड असेसिंग द ग्राउंड रियलिटीज, विदाउट कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। हम ऑर्डर पास कर देते हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन में भी यही हुआ। 1 नवंबर 2019 से रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू में दे दी गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जी। कैट के मसले में भी यही हुआ, सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए गए कैट में। कैट कहाँ बैठेगी, कहाँ आएगी, कुछ नहीं किया गया। डीआरटी में भी यही किया गया। डीआरटी को केसेस ट्रांसफर कर दिए गए, डीआरटी कहाँ बैठेगी, क्या करेगी, कोई नहीं डिसीजन।
बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, जिसे सरफेसी एक्ट भी कहते हैं, 2002 का है। 2004 में विद रिगार्ड टू अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ J&K 2 प्रोविजंस में अमेंडमेंट की गई, 17A और 18B, क्योंकि यहाँ पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल नहीं था, इसलिए उसकी पावरें डिस्ट्रिक्ट जज के पास दी गई और एपेलेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ J&K पे पास दी गई। ये अमेंडमेंट 2004 में आई जी। 2020 मार्च में ये अमेंडमेंट ओमिट कर दी गई और पावरें फिर DRT में दे दी गई। आप सोचिए, मार्च 2020 में ये अमेंडमेंट डिलीट कर दी गई और अक्टूबर 2021 में जाके हम DRT फॉर J&K UT की नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं जी। ये जो बीच का 1.5 साल का वक्फा गया, इसमें क्या हुआ? जितने केसेस पेंडिंग थे वो वहीं के वहीं रहे। अगर किसी ने स्टे ले लिया है तो वो वकेट नहीं हुआ। अगर कोई चाहता था कि मैं कोई कार्रवाई करूं तो कहीं नहीं जा सकता जी। सो जो हम ये 2 अल्फाज जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्सेस टू जस्टिस एंड जस्टिस एट डोर स्टेप, ये सिर्फ कहानियों में लिखे रह गए, सिर्फ लफ्जों की बातें रह गई जी। रियलिटी में कुछ नहीं की जी। अभी भी जो नोटिफिकेशन निकाली है 8-9 अक्टूबर 2021 की, वो भी सिर्फ DRT की निकाली है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की निकाली है। अगर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर पास कर लेता है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल की नोटिफिकेशन अभी भी नहीं निकाली है J&K के लिए कि J&K के बेंच के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन किस बेंच में होगी जी। आप ये कहते हैं कि हाँ जी DRT चंडीगढ़, कैट चंडीगढ़, ये सब कुछ चंडीगढ़ ही क्यों? J&K के लिए J&K में क्यों नहीं? सब चीजें चंडीगढ़ में क्यों जाएं? चंडीगढ़ में क्यों करें हम जी। दूसरी बात, जैसे कि अभी सीनियर एडवोकेट साहब ने किश्तवाड़ से भी बताई, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन चंडीगढ़ ने भी स्ट्राइक की है कि पिछले 2 साल से वहां पे रेगुलर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही नहीं है और जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1 थी उसका जो चार्ज असाइन किया हुआ था वो बेंच बेंगलुरु और जयपुर में किया हुआ था और बेंच बेंगलुरु और जयपुर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 सितंबर से रिटायर हो गए हैं। कोई नया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया है। सो अगर कल को किसी को इमरजेंसी में कोई रिलीफ लेना है, कहां जाएगा, किसके पास जाएगा जी? ये बात सोचना। सुजीत जी, सर्विस रिलेटेड मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ा फ्लो रहता है उनका, और आपने खुद देखा कि अब कैट की जो स्थिति है, जिस तरीके से वहाँ पेंडेंसी लगातार बढ़ती है, इसको ईज आउट कैसे किया जा सकता है? क्या आपके पास मशवरा है कि कैसे जो पेंडेंसी है इसको कम किया जाए? देखिए, जहाँ तक आर्गूमेंट एक आता है जी कि ये यूटी बन गई है और ये टेम्परेरी टाइम के लिए यूटी बनी है, जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब की राज्यसभा में स्टेटमेंट है जी। अब जब कोई चीज़ टेम्परेरी बनती है तो उसमें इतनी शफल नहीं होनी चाहिए कि जब स्टेट बनेगी तो फिर दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको रीबिल्ड करना पड़ जाएगा। अब मैं यूटी की बात करता हूँ। अब जितनी भी यूटीज हिंदुस्तान में हैं, उनका डाटा मेरे पास है कि उनका वर्ग किलोमीटर का एरिया क्या है और उनकी पॉपुलेशन क्या है। मैं ये तफसील से नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ जितना हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ है उतनी सारी ये यूटीज है। सारी यूटी? यस, मतलब किसी भी यूटी का एरिया जो है वो शायद कठुआ डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट मिला लें, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो जो यूटी का सिस्टम है वो एक छोटा सा सिस्टम होता है, लेकिन जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल सिस्टम है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, वो इतना बड़ा है, इनलार्ज है और लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। तो जो फैसले होने चाहिए वो जो पहाड़ पे रहता है उसको देख के भी होने चाहिए, क्योंकि जो ये यूटीज हैं ये कोई भी पहाड़ी एरिया इसमें यूटी नहीं है। तो पॉपुलेशन बड़ी कंजेस्टेड रहती है, इजी टू फ्लो होता है, छोटी सी जगह में वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है और एरिया इतना ज्यादा है, जैसे आप वकील साहब ने कहा किश्तवाड़ से, सीनियर वकील साहब ने, कि 1 दिन लग जाता है उनको हेडक्वार्टर पहुंचते पहुंचते। तो जो 1 दिन हेडक्वार्टर जब पहुंचते लग जाएगा तो वो चंडीगढ़ कब पहुंचेगा वो भगवान ही मालिक उसका। और जब हम लोग ये कहते हैं कि सिस्टम को ईज आउट करना चाहिए, मेरी तो सरकार से पहले दिन से, उस दिन भी आपके साथ बातचीत हुई और आज भी मैं कहूँगा कि ये फैसले आपने करने हैं, आपके पास ही अथॉरिटी है, आपसे अथॉरिटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन जब भी आप ये फैसले करें, आप
मशवरा करें सभी स्टेक होल्डर से, सो दैट कि आप जो ये दूर जाते जा रहे हैं लोगों से, लोगों को एक मुश्किलातें आ रही हैं, आप उन मुश्किलातों में उनके साथी बनिए। गवर्नमेंट का काम है, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनका काम है, उनको बनाया इसीलिए जाता है कि वो जनता की आवाज को सुने। जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोग्राम के बाद पठानिया साहब भी हमारे बड़े भाई वहां पे हमारी आवाज लेके जाएंगे। आपकी भी वकालत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी के वो स्पोक्स पर्सन आपकी भी पूरी हिमायत कर रहे हैं। पठानिया साहब वकीलों की तो कर रहे हैं, लेकिन ये नुमाइंदगी करते हैं लोगों की, एमएलए हैं, तो ये लोगों की बात कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जब नई सरकार पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, तब भी एक ऑर्डर इशू हुआ था कि दोनों फ्लैग लगाना, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, इसमें ऑर्डर इशू करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अभी भी आपको लगता है वैसे ही ब्लैक शीप्स हैं जो इस तरह के ऑर्डर करते हैं, पहले दिल्ली चाहिए फिर वापस जम्मू आइए, यानी इमेज को खराब करने का प्रयास किया जाता है। देखिए ऐसा है कि कॉम्पिटेंट और एक जिसे कहते हैं एक ऑल इंडिया सर्विस पास करके आए वो यहाँ पे जो ऑफिसर साहिबान यहाँ और दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन छोटा सा ड्रॉबैक के हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक के हैं कि पब्लिक का एक फीडबैक, पब्लिक के साथ एक इंटरफेस उनका नहीं है। जी, कागज़ों में तो कोई चीज़ें बड़ी कमाल की लगती हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे कैसे एक्चुअलाइज होगी। वो कहानी सुनी होगी आपने राजकुमार सिद्धार्थ की कि वो जो कुछ कहें अपने महल में ही, लेकिन महल से बाहर जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो ऐसी कोई जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि दिस हैज़ बीन एश्योर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बाय नन अदर देन द यूनियन होम मिनिस्टर। जी, किन्हीं कारणों से जी। अब वो किन्हीं कारण आपके चैनल पर मैं विदित करना, आपको भी पता, लोग भी थोड़े समझते हैं, यहाँ पे यूटी बनानी पड़ी। किसी के क्या मेरे इट हैज़ नॉट वेंट डाउन माई थ्रोट कि ये स्टेट बना के और सिस्टम ये आगे पीछे अस्त व्यस्त, थोड़ी परेशानी ज़रूर हमें इसमें हो रही है, लेकिन 60-70 साल से जम्मू कश्मीर एक टर्मोइल भोग रहा है, टर्मोइल फेस कर रहा है जी। और उस टर्मोइल के एवरलास्टिंग सोल्यूशन के लिए, उस टर्मोइल के एवरलास्टिंग, बार बार कहते थे कश्मीर इशू, उसके टू प्लेस द फाइनल लिड ऑन इट, ये यूटी का प्रावधान लाया गया और यूटी के साथ जुड़े जी। जैसे कहा कि कंज्यूमर कोर्ट्स का उसके लिए कमीशन बनाया गया है, सॉरी कमेटी गठित की गई है, लेकिन पिछले दिनों भी कोई अच्छा एक लीड न्यूज़पेपर कैरी कर रहा था कि अभी तक उसमें फॉर्मल अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पाई हैं। और मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रह गया, मैं बोलूँ शायद 60 दिन उसमें टाइम है कंज्यूमर कंप्लेंट की डिस्पोजल का, तो 1.5-2 साल से तो ट्रिब्यूनल ही नहीं, तो 60 दिन में कहाँ से उसका डिस्पोजल होगा। मोस्ट अफोर्डेबल जस्टिस इसमें, ये सारी बात में मैंने टेंडरिंग की बात कही, मैंने उससे हट के कहा कैट की बात की, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात की, कंज्यूमर कमीशन की बात की, या इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, वी आर ऑन टू इट। और जितने भी पब्लिक फ्रेंडली इसमें मेजर्स हैं इस वक्त, बीइंग ए पार्टी who is ruling Jammu and Kashmir from New Delhi, not directly in control of the affairs of Jammu and Kashmir, not directly concerned with the day-to-day working of Jammu and Kashmir, तो हम जितना अपना इन्फ्लुएंस, जितना अपना जिसे कहते हैं अपना जोर यहाँ से लगा सकते हैं हम लगाएंगे। और आने वाले वक्त में उम्मीद करें कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि लोगों की चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में हो, और वो लोगों की चुनी हुई सरकार लोगों की नीड्स और लोगों की एस्पिरेशंस को एडवोकेट विजय गुप्ता सेंसिटिव हो। सांबा से जुड़ चुके हैं। विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस विजय जी, आप हमें ये बताइए कैसा रिएक्शन है लोगों का और वुकलास का डिस्ट्रिक्ट सांबा में, जिस तरीके से डीआरटी या पहले कैट में जितनी पेंडेंसी है या फिर और जो प्रयास किए कि रजिस्ट्री को शिफ्ट किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, कैसा रिएक्शन रहता है सांबा के लोगों का और वकीलों का? देखिए, जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 आया था जी, उससे लोगों में तो रोष आई है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो कम्युनिटी है वो लॉयर्स कम्युनिटी है जी। 2-3 इशू जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो ट्रांसफर हुई पावरें रेवेन्यू ऑफिसर्स को, उससे ना कहीं वकीलों को ज्यादा प्रॉब्लम आई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है अब लोगों को। शुरू में तो लोग सोच रहे थे कि ये जो बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे सबको फायदा होगा, बट ऐसा दिखा नहीं जी। और खासकर मैं सांबा में प्रैक्टिस करता हूं, हम जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के मसाइल हम सुनते हैं और लोगों के मसाइलों के लिए ही हम काम करते हैं जी। जब लोग ही कुछ नहीं है उस एक्ट को, उसको ट्रांसफर करने से फायदा क्या होगा? राइट। अब जैसे कि कोई भी
कोई भी ऑफिसर आता है, कोई भी लीडर आता है, कोई भी मिनिस्टर आता है बाहर से, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर जितने भी होते हैं इनकी ड्यूटी लग जाती है। अपॉइंटमेंट ऑन डिमांड होती है, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन जब अपॉइंटमेंट मिलने पर लोग जाते हैं और वकील जाते हैं तो वहां पर ऑफिसर ही नहीं मिलता है। राइट। रजिस्ट्रार बिठाए हुए हैं, रजिस्ट्रार को अपनी पावर ही पता नहीं है जी। रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को पावर अलॉट कर सकता है, दूसरे को पावर दे सकता है कि ये वाला रजिस्ट्रार अगर छुट्टी पे है तो दूसरे को पावर दी जाए, जैसा कि पहले कोर्ट्स में होता था जी। मगर जुडिशियल सिस्टम में जैसा फेयर और तरीके से काम होता था, वो लोगों को फायदा होता था। लोग सुबह आते थे 10 बजे 11 बजे अपने घर में चले जाते थे जी। आज का ये समय ऐसा आ गया है कि वकील एक रजिस्ट्री के लिए सुबह 10 बजे जाता है, जिसकी अपॉइंटमेंट 10 बजे होती है और 4:30 बजे वो वहां से आता है जी जी। उसका अपना जुडिशियल वर्क भी इफेक्ट करता है जी। लोगों का अपना एक जो कीमती समय है वो भी खत्म हो जाता है, और वकीलों का जो लोगों के लिए वहां काम करने गया है उसका कोई फायदा नहीं रहता जी। रही बात अब नया जो DRT का एक्ट आया जी, उससे पूरा ही हमारा जो ड्यूटी है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि बैंकों के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हर एक बंदा जुड़ा हुआ है जी। ये डिफॉल्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी। या डिफॉल्टर ही इससे इफेक्ट है जी। एवरी पर्सन किसी को बैंक से शिकायत है, अगर वो केस करता है, रिकवरी ट्रिब्यूनल को बना दिया उन्होंने। रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाने से इमीडिएटली वो बोल रहे हैं जहां से सारी केसेस शिफ्ट हो जाएंगे कहां पे, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में यहाँ एक सेटल्ड वहां पर वो ही नहीं है, बना ही नहीं हुआ है, ट्रिब्यूनल बना ही नहीं हुआ है, वहां वर्क ही नहीं हो रहा है, फंक्शनल ही नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात है हमारी जो ड्यूटी है इसकी टोपोग्राफी जो है दूसरी स्टेटों की तरह नहीं है। जहां पर ऐसे ऐसे जगह है जहां से पैदल आना पड़ता है, दूर दराज इलाके हैं, गर्मियों में कहीं काम होता है जल्दी होता है और सर्दियों में कहीं पर काम होता ही नहीं है जी। जहां पर असेसिबिलिटी नहीं है। उसका अगर केस वहां लग जाएगा चंडीगढ़ में, वो क्या करेगा जी। वकील जम्मू से लेके जाएगा, कश्मीर से लेके जाएगा, लद्दाख से लेके जाएगा, कहां से लेके जाएगा वो जी। वहां पर वो पहुंचने के लिए मैंने 2 दिन लगाएगा, फिर वहां पर अपना केस देखेगा। तो टोटली जो ये एक्ट है वो किसी को फेवरेबल नहीं है, वकीलों को ही नहीं, सभी जो इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो आम समाज है, आम जनता है, वो इफेक्टेड है। अब कैट बनाया किस बिल्डिंग में बनाया, देखिए उसकी लोकेशन देखिए, पूरी ड्यूटी के केसेस वहां पर कैट में है, जहां पर अकाउंटेबिलिटी कमीशन चल रहा था, वहां स्कूटर लगाने की जगह नहीं है, कैट का वर्क करेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम इसके खिलाफ नहीं है कि ये कैट बना या DRT बना, हम कहते हैं कि अगर ये आप ट्रिब्यूनल बना रहे हो, मुझे लगता है संपर्क कट गया, लेकिन कुल मिला के सुरजीत सिंह जी उन्होंने सही बताया है, जो भी कहा बड़ा लॉजिकली कहा है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या मजबूरी होगी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर पहले ही क्वेश्चन मार्क लगता रहा है, इसको शिफ्ट करने की, रजिस्ट्री की बात करने की क्या वजह लगती है आपको? कोई वजह समझ नहीं आती जी, क्योंकि सरकार ने 2019 में जी अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जब वकीलों की स्ट्राइक चल रही थी और वकीलों की डिमांड के ऊपर ही एक जो है उस टाइम पे इन्होंने दिखाने के लिए एक डिपार्टमेंट की घोषणा की थी, उसकी नोटिफिकेशन निकली थी और कहा था कि इसमें रिक्रूटमेंट होंगी। लेकिन वो किसी कारणवश वो जो है कोई कारण नहीं दिया गया और वो विड्रॉ कर ली गई। अगर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाए और वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आ जाए जी, उससे आम लोगों की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी जी। और मैं ये कहता हूं कि आज कैट की हम बात कर रहे हैं, कैट के लिए अगर जगह नहीं है तो उसको भी कोर्ट के अंदर ला दिया जाए जी। और कोर्ट की में ही 4-5 बेंचेस उसकी खोले। हम लोग कैट के, DRT के या किसी के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि लोगों को एक ही छत के नीचे सारी चीजें सुविधाएं हो जाएं, सो दैट कि उनको चंडीगढ़ भागना पड़े। अभी हमें जाना मुश्किल है, ये यहाँ पे वजाहत रोड पे जहाँ पे वो स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं है और हमें अब भेजने हैं ये चंडीगढ़। तो इससे अच्छा नहीं होगा कि सब चीज़ों को हम एक ही जगह हाई कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स है जानीपुर में, ये सब चीज़ों को हम एक जगह रख दें
और लोगों को एक ईज आउट हो जाए कि मुझे मेरा ये काम करवाना है, वो चाहे किस तरीके का भी काम होगा मुझे एक ही कम्प्लेक्स में मिल जाएगा। लोगों को सहूलियत होगी तो सरकारों को भी दुआएं मिलेंगी। जी आकाश जी, मैं आपके पास आता हूँ, पहले पठानिया साहब से जरूर जानना चाहूँगा कि सरकार एक तरफ सिंगल विंडो सिस्टम पर बड़ा स्ट्रेस दे रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, उसको एक ही जगह पे इन्वेस्टर को खड़ा होना है, वहीं से पावर कनेक्शन मिलेगा, ज़मीन मिलेगा, ये मतलब जुडिशरी में आपको क्या हो जाता है? आपका जो पॉइंट है बड़ा वैलिड है जी। एक पॉइंट इन्होंने एजिटेट नहीं किया अभी कि हाई कोर्ट को भी वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है जी, हालांकि वो हाई कोर्ट का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था जी, और माइंड मेरी बात ना करें कि बाहर से भी कोई एक पोटेंट वॉइस ऐसी आ नहीं पाई कि उसको वहीं पे रखें जी। जब वहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्पेस थी वहाँ पे, आप एक नया बिल्डिंग बनाते, 2 बनाते, 3 बनाते, तो ये सिंगल विंडो सिस्टम एक ही छत में अगर लिटिगेंट्स को भी आसानी होती है और लॉयर साहिबान को भी आसानी होती है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि पूरे कंट्री में एक प्रणाली चलती थी, जम्मू कश्मीर में दूसरी थी। इन्होंने बड़ा प्रैग्मेटिक कहा कि कम से कम आप उस डिपार्टमेंट को ही कोर्ट में शिफ्ट कर दें और फिर उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करें। पोस्ट क्रिएट की गई हैं सब रजिस्ट्रार की, रजिस्ट्रार का लेकिन चार्ज होगा किसी ACR या SDM के पास, जिसको उस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 10 और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करने हैं। और जब उसका DC साहब आ गया या दूसरा आ गया या डेवकॉम आ गया तो वो तो वहाँ भागेगा, वो वहाँ भागेगा, जिससे सिस्टम सफ़र करेगा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रॉपर तरीके से हो, इसमें फ्रॉड कंट्रोल हो, इसमें इंटरपोलेशन कंट्रोल हो और लोगों को इसमें अफोर्डेबल जस्टिस मिले। और आपकी बात को इन्फोर्स करते हुए इसमें बार भी अपना एक ओपिनियन बनाए। आई विल रिक्वेस्ट सुरजीत जी कि फ़िलहाल कंज्यूमर कोर्ट्स, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और कैट के लिए आप एक छोटा सा बीमो और मुझे बनाने में मेरी मदद करें और ऑफिशियली बार की ओर से आए। वी विल फाइट इट आउट। हम केंद्र सरकार भी, आज मैं चैनल में आपके सामने बोल रहा हूँ कि MHA में हर जगह हम इसके लिए फाइट करेंगे एंड विल ट्राई टू इट कि योर मीमो रीचेज इट्स लॉजिकल कंक्लूजन एट द बेस्ट पॉसिबल नोट। ये हमारा कोशिश इसमें रहेगा। और दूसरा जो विनोद जी ने एक पॉइंट बिल्ड किए, लोगों का भी ये मानना है कि हर एक जगह ये सब कुछ क्यों ना मिले, तो उसके लिए कैसे हम एक ओपिनियन बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो बाहर है पर हाई कोर्ट भी कैसे उसको कनेक्ट कर पाएँ आप उससे। हालांकि दो इट इज़ टू लेट, अब रायका में चला गया, मैंने सुना शायद काम भी शुरू हो गया वहाँ पे, या बाकी भी मान लीजिए स्पेशल ट्रिब्यूनल कहाँ है, या मान लीजिए इनकम टैक्स वाले लॉयर्स आज कहीं और ये प्रैक्टिस करते हैं। तो एक ही छत में, एक ही सिस्टम में, वहाँ पे जगह आपकी, आप पीछे जाके वहाँ भी जंगल भी काटना तो वहाँ भी जंगल ही काटना है ना, तो वहीं पे अगर आप क्रिएट करें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ये मेरा मानना है, मेरा जिसे कहते हैं प्रबुद्ध, जिसे कहते हैं अनुरोध है, और आपसे ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और पहले से भी हमारी बार एसोसिएशन में जनरल हाउस का रेजोल्यूशन है जो शिफ्टिंग के खिलाफ, तो हमने पुरजोर उसको हमेशा पहले भी लड़ा है, आज भी हम कहेंगे और इस मंच से भी मैं कहूँगा। और हमारी वक्तन अथॉरिटी से, चीफ जस्टिस साहब से भी बात होती रही, कोई प्रपोजल ऐसा नहीं है उनकी तरफ से हमें ये कन्वे किया गया है कि कोई प्रपोजल ऐसा ऑन ग्राउंड नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे शुरू नहीं हुई है। तो हमारा भी ये रहेगा कि आप जम्मू के लंग्स को काटने की बात कर रहे हैं, जम्मू के लंग्स हैं रायका, और ये जजमेंट में भी हमारे आ चुका है। पहले एक हाउसिंग कॉलोनी वहाँ बनने वाली थी NC के टाइम पे, तो उस टाइम पे एक PIL में उसको कहा गया है, वो ऑर्डर में प्रोवाइड भी कर दूंगा हमारे पठानी साहब को भी, तो उसमें कहा गया है कि जो ये लंग्स हैं इनको नहीं काटना है। तो आपको जम्मू को सोचना पड़ेगा कि कल को दिल्ली जैसे हालात करने हैं कि जहां स्मोक से लोगों की बुरी हालत थी, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया था, या जम्मू को जो आज की डेट में है एक स्वच्छ वातावरण है उसको देना है। जहां तक 600 यहाँ तो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई तो व्हाई शुडंट वी मूव फॉरवर्ड कि उस प्रपोजल को सरकार ड्रॉप करे और जो जुडिशरी की ओर से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ये फैसला लिया गया उसको रिव्यू किया जाए और उसका एक रास्ता निकाला जाए। ये लंग्स कम से कम रायका स्पेयर की जाए और उसके साथ साथ वहीं पे उसके आसपास कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे अफोर्डेबल जस्टिस जिसे कहते हैं और एक ही छत के नीचे सारा जिसे कहते हैं जस्टिस के जितने भी ये डिफरेंट अंग्स और जिसे कहते हैं विंग्स है लोगों को वहीं मिल पाए। हमें वी शुड वर्क ऑन दिस, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं, आपके साथ कोई इशू जो है। बड़ी दिलचस्प बात है कि 24 को खुद अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल वहाँ से मिलेंगे और खासतौर पर पठानिया साहब भाजपा इसको टेकअप करेगी, ये इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए डेपुटेशंस के साथ मिलने का अभी उनका कोई ऐसा प्लान को विदित अभी हमारे ध्यान में नहीं है जी। पार्टी की एक रैली वो यहाँ करेंगे जिसमें हम सभी को जाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर डेपुटेशंस के साथ मिलना या अगर कोई ऐसा अगर वार्तालाप अगर वहाँ होता है
तो स्पेसिफिक तरीके से इनको मिलवाएंगे। अगर ये नहीं भी मिल पाए तो हम अपनी ओर से किसी भी विधित जिसे कहते हैं कार्रवाई में इस बात को उनके ध्यान में ज़रूर लाएंगे। जी आकाश जी, आपने 15 दिन का यानी बार एसोसिएशन ने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, और इन केस 15 दिन में सरकार ना आपसे बातचीत करती है, ना आपके साथ कोई मशवरा करती है, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका? सर फिर तो ऑफिस बेयरर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जनरल हाउस मीटिंग कॉल करेंगे, और जो जनरल हाउस मीटिंग डिसाइड करेगी, जितना स्ट्रांगली इसको रिजेंटमेंट जाएंगे, सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, कॉमन मासेस के पास जाएंगे, उनको अवेयर करेंगे कि ये डीआरटी चंडीगढ़ में जाने से वकीलों को नुकसान नहीं है, ये आम जनता को नुकसान है जी। सो उसके ऊपर डेलिब्रेशंस होंगे। मैं एक पठानिया साहब की बात के ऊपर आऊँगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कहा कि हाँ जी रेस्ट ऑफ इंडिया में एक प्रोसीजर चलता था और स्टेट ऑफ J&K में एक अलग चलता था। ऐसा नहीं है, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी बड़ी जगह ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन जुडिशरी के पास ही थी जी। पर बड़ी बात ये नहीं है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में ऐसा हो रहा था इसलिए स्टेट ऑफ J&K में भी ऐसा करना है। यहाँ पे एक सिस्टम चला आ रहा था और सदियों से चल रहा था। मैंने कहा कि आकाश जी की मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में ये प्रैक्टिस थी कि ऑफिसर्स करते थे, और किसी को भी एक उस दो सिस्टम दो से जगह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन देन आई डिड नॉट जस्टिफाई की ठीक की और ऐसा नहीं था। फिर कहाँ से ये बात आ गई? क्या कॉमन मासेस से आई? कोई सिविल सोसाइटी ने अप्रोच किया कि नहीं जी जो जुडिशरी के पास रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं है, उसको उठा के रेवेन्यू में रख दीजिए जी। दूसरी एक बात और प्रमोद जी बड़े मैं आपके चैनल के माध्यम से कन्वे करना चाहूँगा, अगर आपने वहाँ से शिफ्ट भी की तो एटलीस्ट जुडिशियल माइंड, लीगल माइंड के लोगों के पास ट्रांसफर करनी थी। आपने उन लोगों के पास ट्रांसफर कर दी जिनको लीगल नॉलेज नहीं है। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका ये काम नहीं था, उनको लीगल नॉलेज नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक सब रजिस्ट्रार जम्मू साहब ने एक ऑर्डर पास किया है, मॉर्गेज डीड होती हैं जो बिजनेसमैन लोग लोन लेते हैं उसके लिए, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी में कानून ही कहता है कि स्टैंप ड्यूटी 500 रुपया लगनी है। उन सब रजिस्ट्रार साहब ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि अगर तो आपकी फ्रेश कोलेटरल सिक्योरिटी है तो हम तो 500 रुपया ही लेंगे, लेकिन अगर एडिशनल फर्दर एक्सटेंशन ऑफ चार्ज है तो 500 रुपया पर लाख देंगे। अब उनको समझाया भी किया भी पर वो नहीं मान रहे। अब उसमें नुकसान किसका है? वकला का नहीं है, उस आम इंसान का है जो बैंक से लोन ले रहा है और जो फिर पैसे दे रहा है। जी जी। तो कम से कम लीगल माइंड से जो जुडिशियल माइंड के लोग हैं उनको तो अपॉइंट करिए। जी पठानी साहब, इन सब को रेक्टिफाई करने के साथ आपको नहीं लगता है कि जो ब्लैक शीप्स हैं या जो बिना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए, ऑन कार्ड लिए, इस तरह के फैसले लिए रहे, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? मैं इनकी बात को एंडोर्स करते हुए इतना हार्श तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक एमेंसिपेशन क्रिएट करना इट्स ए मस्ट, और आगे से ये कोशिश भी की जानी चाहिए, क्योंकि बार बार चैम्बर का भी यही कहना था कि कंसल्टेशन नहीं होता पिछले दिनों, अब बार का भी यही कहना कि कंसल्टेशन नहीं होता। तो इट्स ए सॉरी कमेंट ऑन द डे टू डे वर्किंग ऑफ ए फ्यू पर्टिकुलर, जैसे आपने कहा ऑफिसर्स, दे शुड इम्प्रूव देयर वे ऑफ वर्किंग, और पब्लिक फ्रेंडली फैसले हों, पब्लिक फ्रेंडली जिसे कहते हैं। अगर कोई को तरमीम को अमेंडमेंट या कोई ऐसा नया सिस्टम अगर लाया जाए तो पब्लिक को पूछ कर लाया जाए, और खासकर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कम से कम डिलिब्रेशन किया जाए, ताकि पब्लिक में जिसे कहते हैं उस नए सिस्टम को फ्लरिश करने में, उसको वहाँ पे जड़ पकड़ने में, रूट पकड़ने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, परेशानी हो, ये हमारा मानना है। पठानी साहब, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आखिर में भी यही कहूँगा कि रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, लेकिन रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों को सुविधाएं मिलें, उनके मामले पेचीदा ना हो, आसान हो। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।